अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट मोमिना बतूल और मैं आज आपके सामने हाजिर हूं अपने शो के एक नए एपिसोड के साथ जिसका नाम है गोल्डन मोमेंट्स विद मोमिना बतूल। आज का शो शुरू करते हैं, लेकिन आज का शो शुरू करने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि भलाई का काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर की ये जो सलाहियत है कहीं ना कहीं उनको रोक देती है। लेकिन हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जिनके पास सलाहियत के साथ साथ जुर्रत भी होती है और बहुत बड़ा नाम है आज हमारे साथ, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं और इतनी सारे काम करने के बावजूद भी इनको फ्री टाइम मिल जाता है। सबसे जो मुझे एक बात लगी कि इनको फ्री टाइम कैसे मिल जाता है। ये 9 ऑर्गेनाइजेशंस को रन कर रहे हैं, डायरेक्टर हैं क्वेश्चन बैंक एंड स्पोर्ट्स के, इसके अलावा सोशल वर्कर हैं और रोटरी क्लब कराची गेटवे के मेंबर भी हैं, स्क्वैश प्लेयर हैं, स्नूकर खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं और मेरे ख्याल में मैं बताती ही थक जाऊंगी लेकिन टाइम गुजर जाएगा, तो बेहतर है कि हम इन्हीं से बात कर लेते हैं और इन्हीं से जान लेते हैं कि इतने सारे काम करने के बावजूद भी इनको फ्री टाइम कैसे मिल जाता है। हमारे साथ बहुत बड़ा नाम मौजूद हैं, कराची का एक बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद हैं, इकबाल मेमन साहब। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी लाइफ के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मोमिना, और थैंक यू विनस चैनल और आपका कि आपने जो है मुझे बुलाया और इंशाल्लाह जो है हमारी गुफ्तगू जो है इफ़ेक्टिव रहेगी इंशाल्लाह। सबसे पहले मुझे ये बताएं, मैंने जितना आपका इंट्रोडक्शन बताया है वो कम है और ये आपको भी पता है। बस ये आपकी मेहरबानी है कि आपने जो है इसको इस तरह से इंट्रोड्यूस किया है। और यह है कि इंसान ज़िंदगी में जो भी करता है वो उसकी कहीं ना कहीं कोई वजूहात होती हैं। अगर आप देख रही हैं कि मैंने लीप फ्रॉगिंग की है और एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के दूसरी में गया हूँ, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी वजह थी जिसमें मैं अपने आप को ज़्यादा सक्सेसफुल देख रहा था, तो फिर मैंने वो पहली वाली ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के फिर मैं आगे की तरफ। होता है ना कि इंसान जिसको परफेक्शन चाहिए होती है ना, वो फिर खुद को तलाश करता रहता है। बिल्कुल। तो वो आपने भी वही किया। बिल्कुल। तो ये सफर शुरू कहाँ से हुआ? सफ़र ऐसे हुआ कि मैं जो है एक ब्रिटिश काउंसिल का प्रोजेक्ट था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। ओके। तो उस वक्त अब हमें अभी डिग्री भी नहीं मिली थी, तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट पे मेरा इंटरव्यू हुआ और मैं सेलेक्ट हो गया और मैं इंस्ट्रक्टर था इंग्लिश में। अच्छा, वो यूनिवर्सिटी में तो था लेकिन वो एक अलग एंटिटी थी क्योंकि ब्रिटिश काउंसिल और ओडीए का प्रोजेक्ट था। तो वहाँ पे हम टीच भी करते थे और इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर भी चलाते थे। एक रिसोर्स सेंटर था कि जो है बच्चे कुर्सी पे बैठ के और लैंग्वेज लेबोरेटरी पे वो जो है सीखते थे खुद, और जो है एक ब्रिटिश काउंसिल का जो टेस्ट है उसकी भी तैयारी करते थे, आइल्स की, ठीक है ना। तो ये सारा सिलसिला था। फिर प्रोफेसर साहिबान को और टीचर्स को भी हम पढ़ाते थे, क्योंकि देखें उनके पास डिग्रियां तो हैं, वो पीएचडीज हैं बाहर के, लेकिन लैंग्वेज जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें उनको बढ़तरी चाहिए थी ताकि उनको एक कॉन्फिडेंस आए। और फिर जो हमारे पास बच्चे थे वो केपी के भी थे, बलूचिस्तान के भी थे, पंजाब के भी थे, कश्मीर के भी थे, और उनके एक्सेंट को इंग्लिश एक्सेंट में लाना इट्स मच डिफिकल्ट। एग्जैक्टली। इसको हम कहते हैं फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी, ठीक है ना। फ्लुएंसी तो हम डेवलप करते हैं लेकिन एक्यूरेसी भी करते हैं, जिसमें ग्रामर मिस्टेक्स जो है ना वो उसको रिडंडेंसी करते हैं। तो इस वजह से ये सेंटर्स बड़े मकबूल हुए। एक मेहरान यूनिवर्सिटी में भी था, इधर था, फिर मुल्तान में यूएसएड वालों ने बनाया था, पेशावर में बनाया था, आगा खान में भी एक छोटा सा उसका यूनिट था। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं और मेरा ख्याल है ये चलता रहना चाहिए सिलसिला। सिंध गवर्नमेंट को भी चाहिए या फेडरल गवर्नमेंट को भी कि ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करें, क्योंकि इसके साथ बच्चों में जो है अवेयरनेस आएगी
इंग्लिश ज़बान को लेके, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए बोलना बहुत मुश्किल है और इंग्लिश को अभी भी बहुत मुश्किल ज़बान समझा जाता है। अच्छा, इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले उसमें सिर्फ उसके ग्रामर की ज़रूरत होती है या फिर उसकी एक कंप्लीट बॉडी लैंग्वेज होती है? देखिए, जो मेरे उस्ताद रहे हैं वो कहते हैं कि ग्रामर भी ज़रूरी है, ग्रामर के साथ बॉडी लैंग्वेज भी जरूरी है। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज भी जरूरी है, जेस्चर्स भी जरूरी है, इंटोनेशन भी जरूरी है, क्योंकि देखिए ये इंटोनेशन की लैंग्वेज है। ठीक है ना, आपने किसी को रोका, रोको मत, जाने दो, रोको मत जाने दो, तो आपने स्ट्रेस और अनस्ट्रेस, इसको लाइक स्ट्रेसेस एंड पॉजेस इज एग्जैक्टली। तो आपकी लैंग्वेज जो है ना वो इस तरह ही स्ट्रेस और अनस्ट्रेस पे वो करती है, इंटोनेशन। तो ये सारी चीजें भी आपने डेवलप करनी होती है। जिस तरह आप देखेंगे म्यूजिक में या सॉन्ग्स में उनको वो डेवलप कराते हैं, ठीक है ना। और एक जो पोयम लिखी हुई है, नज्म लिखी हुई है, और उसको दो मुख्तलिफ सिंगर्स जो हैं वो मुख्तलिफ और खूबसूरत तरीके से जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो सेम इज फॉर द लैंग्वेज। तो जो आपने जिस पे एम्फसाइज करना है तो आपने उस पे स्ट्रेस ज्यादा देना है, जिस पे एम्फसाइज कम करना है उस पे आपने कम छोड़ देना है, मतलब उस पे कम देना है स्ट्रेस। यू कैन से दैट, जैसे कि वो कुछ वर्ड होते हैं इंग्लिश के जिसमें कुछ वर्ड्स साइलेंस होते हैं। बिल्कुल उसी तरह। बिल्कुल If I'm not wrong. बिल्कुल। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टर क्वेश्चन बैंक। What is it? It's a new for me और हमारे देखने वालों के लिए भी ये बात जो है वो नहीं। देखिए, मैं आपको बताऊं, डायरेक्टर क्वेश्चन बैंक का ये है कि क्वेश्चन बैंक एक जो है वो होता है कि जहां पे आप, फॉर एग्जांपल, यू आर अ प्रोफेसर ऑफ बायोकेमिस्ट्री और एनाटॉमी, you are going to prepare a question, ठीक है, that will come in the question bank, and then there will be other professor who is going to review it, ठीक है, और फिर आपने उसको कंप्यूटर में डाल देना, ठीक है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये आया एक तो यूके से, और दूसरा फिर आपको कॉलेज ऑफ सर्जन और जो है ना वहाँ पे डिफेंस में, वहाँ पे भी यही सिलसिला है। और उसमें क्या होता है कि आपने, इसमें सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर में, और वो आप उसको कमांड देते हैं कि भाई एक जो है ना मुझे एवरेज के 60% चाहिए, 20% जो है वो इजी चाहिए, और 20% डिफिकल्ट चाहिए। ठीक है, तो वो आपने जो है ना सिलसिला ऐसे ही करना। अच्छा, आप अकेली प्रोफेसर नहीं है एनाटॉमी में, मतलब दूसरे टीचर्स भी हैं। अच्छा, उसमें अलाउ होता है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, लेक्चरर अगर बनाएंगे तो फिर उसको रिव्यू करेंगे जो सीनियर्स हैं। ठीक है ना, तो फिर वहां पे आते हैं, वो आपकी डेजिग्नेशन थी। अच्छा, दूसरा ये कि उसमें सीक्रेसी की वजह से कोशिश ये होती है कि या तो एक दिन पहले एग्जाम से क्वेश्चन पेपर बनाया जाए, या जो है ना वो उसी दिन बनाया जाए। मतलब ये आप बना के पहले नहीं रख सकते, क्योंकि कहीं लीक ना हो जाए, तो ये मसला आता है। ओके, सो दिस इज डायरेक्टर क्वेश्चन बैंक। ओके, स्पोर्ट्स एंड सोशल वर्क दोनों साथ साथ कर रहे हैं आप, और माशाल्लाह अभी भी आप खेल रहे हैं। बिल्कुल। आपने बताया कि फ्री टाइम में आप स्क्वाश प्लेयर भी हैं, स्नूकर भी खेलते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद तो आपको फ्री टाइम मिल जाता है? हाँ, फ्री टाइम मिल जाता है, और फ्री टाइम में फिर हम दोस्तों के साथ जो है गपशप भी लगाते हैं, और कहीं इंटीरियर में चले जाते हैं, कोई फार्म हाउस पे चले जाते हैं, कोई किसी ज़मीनों पे चले जाते हैं, छुट्टी मनाते हैं। हाँ, और जो है उनके साथ कहीं पे भी चले जाते हैं, तो वो भी टाइम निकालते हैं वीकेंड्स पे ज़्यादातर। तो ये जो आपने मुझे बताया 9 ऑर्गेनाइजेशंस आप रन कर रहे हैं इस वक्त, 9 ऑर्गेनाइजेशंस में आई हैव सर्व्ड। I have served in different times. Okay. Yeah, I started from Agriculture University. That was a British Council and ODA funded project. Then I served Sindh University. Then I served Aga Khan University. Wow. I was an instructor in Aga Khan for nurses as well as employees. Okay. Then I joined British Embassy. I was an office manager as well as a translator. Okay. Right? And of 2 languages. Good. Even I did Punjabi also. Okay. Urdu and Sindhi and Memoni.
Okay. And even I used to translate for drug liaison office, जिनके रात को informations आती थी कि भाई वहाँ से ड्रग पास होना, तो अब वो पश्तो नहीं आती थी मुझे, तो पश्तो पे नहीं करता था, पंजाबी, क्योंकि आधी रात को फीमेल्स को नहीं बुलाते थे, हमें बुलाते थे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू होती थी, और वीज़ा जो लेने के लिए आते थे उनसे एक अलग इंटरेस्टिंग किस्म की गुफ्तगू होती थी। ऐसा कोई यादगार वाकया कोई है जो हमारे साथ आप शेयर कर सकें? जी, एक फीमेल बिल्कुल इंटीरियर पंजाब से थी। ओके। ठीक है, तो उनका कोई कजन, वो कोई ऑक्सफोर्ड वगैरह का पढ़ा लिखा था, कजन, फर्स्ट कजन। अच्छा। तो उसमें अब आप सिर्फ इस पे नोट कीजिएगा कि उसने लव को उसने किस तरह कहा। ठीक है, तो अंग्रेज ने पूछा कि इससे पूछो कि भाई वो आपका इसकी आपने इससे शादी कैसे कर ली, आप तो बिल्कुल गांव की हैं, वो बाहर का। तो अच्छा, दूसरे पंजाबी इंटरप्रेटर्स नहीं थे, मैं तो ऑफिस मैनेजर था, मुझे बुला लिया कि भाई आप इसमें हेल्प करें। तो उसने कहा इनू दसो कि सानू लाओ हो गया। So that comes again and again in my mind. It was so nice of her कि she could express in that way. Yeah. And she is so innocent. The way she is talking like this. कि सानू लाओ हो गया। सानू लाओ हो गया। तो still you know remember that. Oh yes, I do. और उनका फिर वीजा लग गया। हाँ, वीजा लग गया। वो तो देखें, सिर्फ यही चेक करते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं कि कहीं गड़बड़ तो नहीं है, या सिर्फ उन्होंने शादी इस वजह से तो नहीं की। ठीक है, बाकी अदरवाइज तो उनका हक बन जाता है। अच्छा, वीजा लगने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें क्या होनी चाहिए? आपके इनकम टैक्स के डॉक्यूमेंट्स, अच्छा, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट्स तगड़ा होना चाहिए, और बैंक स्टेटमेंट में रोलिंग होनी चाहिए, मतलब पैसे सिर्फ वहां पे स्टेगनेंट नहीं हो, मतलब पड़े हुए ना हो, आना जाना हो। ठीक है, और मतलब ये कि सिंपल 6 months तो ठीक है, लेकिन अगर पिछले 2 साल के हैं तो वो ठीक है, क्योंकि उससे वो सब्सटेंशिएट करते हैं कि वेदर आपका बिजनेस या कारोबार या नौकरी इतनी अच्छी है कि आप अपने बगैर पब्लिक फंड्स के, वैसे ही आप मुफ्त में कंसल्टेशन करवा रही है मेरे से, देखने वालों के लिए इंफॉर्मेटिव एक शो करना चाह रही हूं, क्योंकि अचानक बात उस तरफ निकल आई है। आपने नोट नहीं किया, मैं इसलिए मैंने कहा हमारे देखने वालों को कुछ फायदा हो जाए। नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो उसमें ये है कि वो ये देखना चाहते हैं कि जो पब्लिक फंड्स हैं हमारे वहां पे यूके में, उनका खामखा में खर्चा ना हो, ये अपने खर्चे पे वहां पे रहे, और वहां पे कभी बीमार हो जाए तो अपना खर्चा करे। ओके, मतलब इनके बैंक में इतनी अमाउंट होनी चाहिए कि खुदा ना खास्ता वहां पे कुछ भी हो जाता है तो ये अपना बैकअप खुद कर सकें। मतलब ये कि he or she should be able to substantiate and live there, accommodate herself and himself, and then come back. ये सिर्फ आप यूके के बारे में बता रहे हैं? हर मुल्क का यही है। अच्छा, हर मुल्क का ये कॉमन चीज है, ये कॉमन। हाँ, माइंडसेट डिफरेंट है, बाकी है कॉमन चीजें। मतलब आपके पास इतना अमाउंट होना चाहिए कि आप अपना टेक केयर कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, बात आ जाती है स्पोर्ट्स की। तो स्पोर्ट्स में आपको कितना अर्सा हो गया, कितना इंटरेस्ट है आपको कि आप माशाल्लाह से हर चीज में आप जो है इन्वॉल्व होते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी होता है? मैं जब स्पोर्ट्स की बात करूंगा तो मैं अपने नेटिव शहर की बात करूंगा। मेरा नेटिव शहर है हैदराबाद, और हैदराबाद में एक जगह थी हीराबाद। यहीं से हम अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे एक ब्रेक के बाद, और व्यूअर्स मैं मिलूंगी आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, अभी वापस आते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ गए हैं ब्रेक से वापस। इकबाल मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और मैंने तो आप लोगों के लिए वीज़े से रिलेटेड भी क्वेश्चंस कर लिए, लेकिन हम बात कर रहे थे हैदराबाद की। हाँ, हैदराबाद जो है ना, वहाँ पे हम लोग रहते थे हीराबाद में। अब हीराबाद जो है वो वहाँ पे एक पाकिस्तान बनने से पहले बिल्कुल एक बेहतरीन लेआउट था। ओके। और ये इलाका
जो है वो डेली साफ होता था, डेली उसको धोया जाता था। और उसकी स्ट्रीट्स अगर आप कभी विजिट करें हैदराबाद तो देखेंगे अब तो थोड़ा सा बिगाड़ तो आ गया क्योंकि इंक्रोचमेंट आ गई है। पुराने घर होते थे, ठीक है, और गोथिक आर्किटेक्चर के हिसाब से बने हुए और स्ट्रेट लाइंस थी। ये चीज आपको कायदे आजम के मज़ार के करीब जो बंगले बने हुए हैं वहां पे आपको नजर आएगी, या पारसियों के इलाके में आपको नजर आएगी। तो यही चीज वहां पे होती। अच्छा, अब स्ट्रीट्स में जब हम छोटे होते थे तो हम क्रिकेट खेला करते थे, हॉकी भी खेलते थे, फुटबॉल भी खेलते थे। फिर हैदराबाद में 3 इंस्टीट्यूशंस थे, कैडेट कॉलेज पिटारो जो सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स होती थी, फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास होती थी सेंट बोनावेंचर में, और फिर पब्लिक स्कूल में, ठीक है। तो हम होते थे सेंट बोनावेंचर में, और वहां पे ऑब्लिगेटरी होता था हर आदमी के लिए कि उसने स्पोर्ट्स खेलनी है, कोई ना कोई और वो इवनिंग में, और वो अभी तक भी चल रहा है। तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था सेंट बोनावेंचर का कि हमें स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब किया। क्रिकेट हमने अपने हाउसेस के लिए भी खेली, मैं अयूब हाउस में था तो मैंने उसके लिए भी खेली, और एथलेटिक्स भी की उनके लिए, जिम्नास्टिक भी की मैंने, ठीक है ना, जिम्नास्टिक भी की, वो आग से जो निकलते थे जंप मार के वो भी किया। और फिर इंटर के बाद हमने फिर स्क्वॉश भी शुरू की जिम खाना में, ठीक है ना, और फिर स्नूकर खेली, बिलियर्ड्स खेली। आई वॉज द फर्स्ट स्नूकर चैंपियन ऑफ हैदराबाद जिम खाना, ठीक है। तो और मैंने नेशनल भी खेली है, मैच और उसमें चैंपियनशिप में। तो मेरा ख्याल है कि हैदराबाद का और सेंट बोनावेंचर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन आपको नहीं लगता बाकी गेम्स भी हैं हमारे यहाँ, जैसे आपने स्क्वॉश भी खेली, स्क्वॉश को भी एक टाइम में बहुत पजीराई मिली, आपको याद है? बिल्कुल। लेकिन अब जो है बाकी गेम्स को साइड पे करके हमारी, हालांकि हमारा जो कौमी खेल है हॉकी, उसको भी साइड पे करके सिर्फ हर जगह क्रिकेट ही क्रिकेट छाया हुआ है। और ये समझता हूं कि क्यों इस तरह हो रहा है, बाकी गेम्स के साथ इतनी ज्यादती क्यों चल रही है? हम लोग जब उरूज हमारा आता है ना, तो मैं उरूज फीमेल की बात नहीं कर रहा, मैं एक उसकी पिनिकल की बात कर रहा हूँ। तो वो जो I was also talking about उरूज, ये वाला, I was not talking about the female। तो उरूज जो है वो हम हासिल तो करते हैं, फिर मगर हम ये नहीं चाहते कि हम जब हिस्ट्री में आ गए तो फिर हम दूसरों को आने दें। ये एक बहुत बड़ी बात है। भले जो है चैंपियंस हमारे जो हैं वो नाराज हों, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यही वजह है, और हॉकी में भी यही हुआ है। देखिए, आपको ये तो पता है कि उस जमाने में इतना पैसा नहीं था, बिल्कुल ऐसे, क्रिकेट में भी नहीं था, लोगों के पास इतने वसाइल नहीं थे, ठीक है। और हमने मुश्ताक मोहम्मद की जो वो थे कप्तानी में, हमने उन टीमों को जो जिनका उरूज था उस जमाने में, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज, उनको भी हम उनके मुल्क में हरा के आए। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। लेकिन अब ये चीजें नहीं हो रही। हम हमारे पड़ोसी मुल्क को कितनी दफा हरा के आए हैं। हाँ, एग्जैक्टली। हम जो है अब हम जवाल पे आ गए हैं, और कौन जिम्मेदार है इस जवाल का? What do you think about it? Who is the responsible for this? देखें मोमिना, हमारे जो सोसाइटी का फैब्रिक है ना, उसमें ये सारी प्रॉब्लम है, करप्शन है और हीरो वर्शिप है, ठीक है जी। आप एक शादी के पंडाल में बैठे हैं और एक मिनिस्टर साहब गुजरते हैं तो आधा पंडाल खाली हो जाता है उसके पीछे जाने में, ठीक है, इज व्हाटएवर ही और शी इज, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, मगर ये कि हम उसको पता नहीं कि नौज़बिल्ला बहुत बड़ी चीज समझते हैं, ठीक है। तो दूसरी बात ये कि देखें, स्पोर्ट्स के जो लोग हैं वो हमारे पास बिट्स एंड पीसेस वाले हैं जो आपको नजर आएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं। अब हमारे पास टेनिस में है खालिद रहमानी साहब हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है जी। और अपना जिनका अभी आपने बास्केटबॉल का नाम लिया, गुलाम मोहम्मद साहब हैं, और जो है स्क्वॉश में भी हैं। लेकिन ये कि जब हमने वो स्क्वॉश में ग्लोरीज है, मैं जब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पढ़ता था तो उसमें जहांगीर खान के वालिद साहब का नाम था, जहांगीर का नाम था, कमर जमान का नाम था, जहांशेर का नाम था। अब हम कहीं से ढूंढते हैं, अभी एक हमजा खान निकला है, अल्लाह करे कि वो आगे जाए।
लेकिन हमारी यूथ जो आने वाले यंगस्टर्स हैं, जिन लोगों को आप सिखा रहे हैं, वो बच्चे भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, मगर मोमिना मसला ये है कि इस वक्त उस ज़माने में सूखी रोटी खा के भी वो गुजारा कर लेते थे, ठीक है। ऐसे है। अब उनको चाहिए, क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है, हाँ। तो उसमें क्या है कि अब अगर मोमिना बहुत अच्छा खेल रही है, हाँ। वो कोशिश ये करेगी कि मैं जो है एक कोच का भी जो है ना लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करके बाहर भाग जाऊं, क्योंकि मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं। मैं अपनी जिंदगी मतलब आई एम अनेबल टू मेक 2 ends मीट। तो उनका कोई कसूर नहीं है जो बाहर चले जाते हैं, क्योंकि हमारी एसोसिएशंस जो हैं वो उनको सपोर्ट नहीं कर रही। क्रिकेट का मसला दूसरा है, क्रिकेटर पैसा कमा के बोर्ड को दे रहा है, बोर्ड कुछ नहीं दे रहा उनको। तो इस वजह से क्रिकेट के पास स्पॉन्सर्स बहुत सारे हैं, बाकी गेम्स को स्पॉन्सर करते हुए हर जो बंदा है वो कांपता है कि मेरा पैसा डूब जाएगा। बिल्कुल, दिस इज द मेन रीजन। दूसरी बात ये कि हम ने जो भी हम सिर्फ उन्हीं वर्ल्ड चैंपियनशिप्स पे खुश होते हैं। एक इमरान खान ने जितवाई, एक सरफराज ने जितवाई, एक मोहम्मद यूनुस ने जितवाई, तो और सरफराज ने 2 जितवाई क्योंकि एक अंडर 19 भी जितवाई थी ना। तो बस हम वही याद करते हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले पता नहीं 7-8 दफा जीत चुके हैं। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा हॉकी में भी बड़ा मुकाबला रहा है। ऑस्ट्रेलिया के साथ हम स्क्वॉश में भी, फर्स्ट टाइम जहांगीर खान जो हारा था वो जॉ फंड से आ रहा था और जॉ फंड से ही जीता था, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी स्पोर्ट्स ठीक ठाक होती थी। जब हम ऑस्ट्रेलिया को वो करते थे, कन्फ्रंट करते थे, अब वो लेवल नहीं है। अभी भी हमारे पास एक मौका था सेकंड टेस्ट जीतने का ऑस्ट्रेलिया में, शान मसूद की टीम का। अभी जो रिसेंटली मैच हुआ था पाकिस्तान का और ऑस्ट्रेलिया का, हॉकी के मैच की बात कर रही नहीं, क्रिकेट की। अच्छा। क्रिकेट की, और उसमें कैचेस ड्रॉप हुए। अच्छा। क्रूशियल टाइम पे तो हम हार गए। 2015 का वर्ल्ड कप जब वहाब रियाज ने 2-3 को तो मुंह तोड़ दिए थे और विकेटें ली, उसने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कराई उसने, लेकिन कैचेस ड्रॉप कर दिए क्रूशियल टाइम पे। तो क्या है कि इमरान खान या सरफराज, ठीक है, उन्होंने कप्तानी भी अच्छी की होगी, लेकिन कैचेस भी पकड़े गए। सही। दूसरे खिलाड़ियों का भी कंट्रीब्यूशन था। तो मसला वही आ रहा है हमारे पास कि हमारे बच्चे जो हैं वो पैसे के पीछे। अब देखें हारिस रऊफ, एक्चुअली एक मुआशी बहरान इस वक्त पूरी दुनिया में इस कदर छा गया है कि कोई इंसान अगर ये कहता है कि नहीं मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, तो मेरे ख्याल में वो कोई अल्लाह का वली होगा, मगर क्योंकि इस दुनिया में जीने के लिए बिल्कुल बहुत जरूरी हो गया। मैं टोटली एग्री करता हूँ मोमिना आपके साथ, लेकिन क्रिकेट में इतना पैसा है कि हारिस रऊफ जैसा खिलाड़ी और दुनिया के तकरीबन इस वक्त जो फास्ट बॉलर्स हैं उनमें फास्टेस्ट भी है, ठीक है, एग्रेसिव भी है, वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलता। वो बोलता नहीं मैं कंसंट्रेट करूंगा 2020 पे। ऐसा क्यों? इसलिए कि वो चाहता है कि मुझे कोई इंजरी ना हो, मैं थकूं नहीं, मैं सिर्फ 4 ओवर आके कराऊं। ये बहुत बड़ी ज्यादती है। अगर यही चीज़ वो ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका में करता तो वो निकाल के बाहर कर देता। तो हमारे पास जो खिलाड़ी हैं वो फिर ऐसे मनमानी करते हैं, क्योंकि जब हमारा सिस्टम जो है ना वो इतना लूज है, कोई कानून नहीं है। इस तरह थोड़ी हो सकता है कि मोमिना अच्छी खिलाड़ी है और उसको पाकिस्तान के लिए खेलना है और ये कह दे कि नहीं मैं पिक एंड चूज करूंगी, मैं ये नहीं खेलूंगी, ये खेलूंगी। दैट इज रॉन्ग। एथिकली इट्स रॉन्ग। चलें, बात हो गई क्रिकेट की, स्टार्ट करते हैं आपकी स्कूलिंग से और आपके कॉलेज से। स्कूलिंग कहाँ से थी? मैंने स्कूलिंग जो है बोनावेंचर से की और प्राइमरी से, नर्सरी से लेकर मैट्रिक तक मैं वहीं था। फिर मैंने गवर्नमेंट कॉलेज काली मोरी से किया इंटरमीडिएट। फिर मैंने सिंध यूनिवर्सिटी से इंग्लिश डिपार्टमेंट से मास्टर्स किया। वेरी गुड। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर में। ठीक है ना। और उसके बाद फिर मैं आ गया जॉब में आते आते फिर मैं कराची आ गया। आगा खान पहली ऑर्गेनाइजेशन थी, फिर ब्रिटिश एम्बेसी थी। तो कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में कभी आपको मोहब्बत हुई? मोहब्बतें तो बहुत सारी हुई मगर फिर ये पहला है
इंसान है, ये पहले गेस्ट है मेरे जो इस तरह से बात कर रहे हैं, वरना मुझे मना कर दिया जाता है कि प्लीज आप ये सवाल मत करिएगा। नहीं ये तो होती है, ये सबको होती है, चीजें होती हैं। देखिए और ये करनी बड़ी जरूरी होती है। मुझे एक बात बताएं, चले इंसान को थोड़ी देर के लिए साइड पे रखते हैं। आप जब जानवर को ही खूबसूरत देखते हैं तो वो पसंद आता है, तो जब आपको इंसान खूबसूरत लगे तो वो आपको पसंद तो होते हैं। बिल्कुल, तारीफ भी करनी चाहिए और खूबसूरत भी होते हैं। वेल डन, आपकी ये जो एक दीदा दिलेरी है, इस पे तालियां बनती हैं, क्योंकि बहुत सारे मेरे गेस्ट जो होते हैं वो इस सवाल पे मुझे कहते हैं ये मत पूछा करें आप। तो फिर उसके बाद माशाल्लाह से आपकी यूनिवर्सिटी कंप्लीट हुई, शादी हुई। बिल्कुल। अरेंज हुई या लव मैरिज? ये इसको हम अरेंज कम लव मैरिज कह सकते हैं। मतलब पसंद थी, मेरे से 1 साल जूनियर थी। ओके, ठीक है, तो पसंद थी। और उसके बाद जब मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में था तो वहाँ पे ब्रिटिश काउंसिल के प्रोजेक्ट में एक जगह खाली थी। तो मैं इस्लामाबाद में था, एक डिप्लोमा कोर्स कर रहा था। तो वहीं पे फिर मैंने इनको फ़ोन किया कि आप अप्लाई करें, मैं भी कोशिश करता हूँ और आपका हो जाएगा। ओके। क्योंकि वो हमारे बॉसेस, इमीडिएट बॉसेस गोरे। नहीं, ये सिर्फ आपने सीनियर होके मशवरा दिया या फिर आप चाह रहे थे कि आपका इनके साथ हो जाए? हाँ, मतलब ये कि मेरा इंटरेस्ट था कि मेरी हाँ, और मेरी उनको पता था? हाँ, डेफिनेटली उनको पता था। तभी तो वो दौड़ती चली आई। नहीं, मुझे लगा वो सीनियर के चक्कर में वो थोड़ा होता है ना कि चलो यार सीनियर मदद कर रहा है। अच्छा, उनको पता था? हाँ, उनको पता था। दैट्स फाइन। हाँ, दैट्स फाइन। तो ये है कि मतलब यूनिवर्सिटी लाइफ में देखें बहुत सारे गर्ल्स होती हैं और आपकी नज़र से गुजरती हैं, मगर पर वो कुदरत का जो सिलसिला होता है ना कि जहाँ आपने जो है वो सुकूनत अख्तियार कर दिए, वो वही होता है जहाँ आपका जोड़ा बना होता है। हाँ। तो वहाँ आपको मिलना ही होता है। एग्जैक्टली। कंटिन्यू करते हैं आगे। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक मैं आपको पता नहीं अगर आप सेंसर भी करना चाहें तो कर दीजिएगा। आगा खान में हमारे पास एक स्वीट्स बने हुए थे, वो कैनेडियन गवर्नमेंट ने बना के उनको दिए हुए थे स्कूल ऑफ नर्सिंग में। तो उनको फिर उन्होंने ऑफिस में कन्वर्ट किया था। अच्छा। तो मेरे स्वीट में 2 फीमेल काम करती थी। अच्छा। ठीक है, तो एक थोड़ी सीनियर थी, तो वो थक हार के आई, बैठी। अच्छा, उस वक्त मैं आई वॉज नॉट मैरिड मगर आई वॉज एंगेज्ड। ओके। तो उन्होंने मेरे से सवाल पूछा कि यार ये 5-5, 6-6 लड़कियां यहाँ काम कर रही हैं, तुम किसी पे तो हाथ रखो। तो मैंने उनको बोला, अफशा सुनो, शादी करूंगा तो इनसे 4 से करूंगा, वरना नहीं। 3 तो 5। हाँ, तो वो हंसे भी और बोले शर्म नहीं आती तुम्हें, ऐसी बकवास करते हो। लेकिन इस्लाम में 4 शादियां जायज है। खैर उसके बेंचमार्क्स बहुत ज़्यादा आए हैं। वो वाली बात है कि जो एक लतीफ़ा है कि सर वो मुर्गा इतना बड़ा था, तो बोला इतना बड़ा कहाँ से हो गया? बोला नहीं, दूसरा हाथ तो आने दे। तो उसमें तो ये है कि आपने जस्टिस करनी है, 2 के साथ भी जस्टिस करनी है। नहीं तो अल्लाह ताला ने बहुत सख्ती की है। और देखें, ये जो शादियों का कॉन्सेप्ट है ना, वो इस वजह से है कि जब आपके यहाँ गज़वात बहुत ज़्यादा होती हैं और फिर वो ये चाहते हैं कि करप्शन ना फैले, तब होती हैं। बाकी ऐसे इतना आसान नहीं है। बिल्कुल। और ये मर्द के लिए भी आसान नहीं है, क्योंकि आप बैल मुझे मार। आजकल बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया के कुछ लोग हैं कि जिन्होंने एक बंदे ने 4 शादियां की हुई हैं, एक ही दफ़ा उसने 4 लड़कियों से शादी की है, और एक दुबई में है मेरे ख्याल में, उन्होंने 2 सहेलियों से शादी की है और दोनों से माशाल्लाह। हाँ, नहीं, वो देखें अगेन एंड ऑफ द डे वो आपस में अगर हमआहंगी है, ठीक है। और अरब कंट्रीज में अब तो थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन अरब कंट्रीज में तो कल्चरली एक्सेप्टेबल है कि पहली बीवी आती है तो दूसरी उसके ढूंढना शुरू कर देती है कि भाई ठीक है ना। ओके। हाँ, वो एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पे नहीं है ऐसे एक्सेप्टेबल। और उनके बाद चलें कंटिन्यू करते हैं हम। बाद में आपने शादी किस तरह हुई, हम वो जानना चाह रहे हैं। ठीक है। शादी जो है वो फिर हमारी जो है आगा खान में मैंने जब ज्वाइन किया था उससे पहले हमारी मंगनी। यहीं से अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे एक ब्रेक के बाद। और व्यूअर्स, मैं मिलूंगी आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, अभी वापस आते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ गए हैं ब्रेक से वापस। इकबाल मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और क्या मजे मजे इसकी चिट चैट चल रही है इनके साथ। तो बात हो रही थी शादी की।
हाँ, शादी फिर मैंने जो है आगा खान के बाद मैंने शादी की, Now you are a happily married couple, माशाल्लाह. बिल्कुल. So how many kids you have? I've got three. और एक बेटा है, 2 बेटियां, ठीक है. और तो जिंदगी अच्छी चल रही है. बिल्कुल. कुछ होता है ना कि जो फैसले खुद किए हों वो बहुत मुश्किल से सही हो पाते हैं. देखें, आपको कोई भी चीज़ जो है वो आपके बेंचमार्क के मुताबिक दुनिया में नहीं मिल सकती. बिल्कुल ऐसे है. कोई अगर ऐसा कहता है तो वो बहुत खुश नसीब है, बहुत खुश नसीब है. इफ एंड बट्स होते हैं, टफ टाइम्स होते हैं, और फिर हमारी तबीयतें कुछ ऐसी हैं. मैं ज़ाती तौर पर, क्योंकि मेरी वाइफ ने तो सिर्फ 2 जॉब्स की हैं, एक एग्रीकल्चर में और एक सिंध गवर्नमेंट में, ठीक है ना. मैंने 9 के करीब की हैं. तो मेरी तबीयत के बरक्स अगर कोई माहौल होता था तो फिर मैं नौकरी छोड़ देता था. ठीक है. तो शेक्सपियर ने कहा है कि आपके जो एक्शंस हैं कभी कभी वो आपके दुश्मन हो जाते हैं, आपकी तबीयतें जो है ना वो आपकी दुश्मन हो जाती हैं. really true. ठीक है ना. वो कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. एग्जैक्टली. तो आपको उसके जो है नुकसानात भी होते हैं. ठीक है ना. आपने प्राइवेट जॉब्स कर ली और फिर स्टैग्नेंट हो गए कहीं, फिर 9/11 होता है तो फिर आपकी ब्रिटिश एम्बेसी की वीज़ा सेक्शन बंद हो जाता है. फिर आप अमेरिकन इंश्योरेंस में चले गए, फिर आपको हैदराबाद आना हो गया क्योंकि माय फादर डाइड. 100 किस्म के हर्डल्स आपकी जिंदगी में आ गए. माय फादर डाइड, आई वेंट टू हैदराबाद. फिर बैरिया फाउंडेशन में प्रिंसिपल बना मैं. फिर मैं लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी में. ओके. तो बहुत ही मुश्किलात से भरी बाद में आपने जो है थोड़ी सी लाइफ जो है, चले इतना सा हिस्सा, मगर अल्लाह ताला ने फिर भी जो है ना बस यही जो एक हमारा तवक्कल है हमारे रब पे, बस वो होना चाहिए, जो कि बहुत स्ट्रांग बिलीवर है हम. अल्हम्दुलिल्लाह. बात करते हैं आपके, अभी आपने एक स्कूल जो है वो आपने तैयार करवाया है, उसके बारे में कुछ बताएंगे. क्या है कि हम एजुकेशन हमारा रोटरी का एक कंपोनेंट है. जिस तरह वाटर है, सैनिटेशन है, और बहुत सारी चीज़ें, हेल्थ है, तो स्कूल भी है. ठीक है ना. तो हमने जो है इसमें स्कूल में मैंने किया है काम, और स्पोर्ट्स पे. तो हमने अच्छा, मेरे पास एक टेबल टेनिस की टेबल पड़ी हुई थी, तो वो मैंने एक कॉलेज में डोनेट की. और फिर हमने उसको एज अ प्रोजेक्ट लिया. फिर कुछ बुक्स मिली, शहजाद रॉय फाउंडेशन से हमें बुक्स मिली, तो वो हमने दी. ठीक है. और ये जो है यहाँ पे हमने फिर हमारे जो प्रेसिडेंट साहब थे, एक्स प्रेसिडेंट कफील साहब, उन्होंने ये सोचा कि भाई इसको हम कलर करा के दें ताकि बच्चों को थोड़ी सी मोटिवेशन हो कि हमारा एनवायरनमेंट. हाँ बिल्कुल. बच्चों के लिए अट्रैक्शन का होना बहुत जरूरी है. तो वो फिर हमने उनको करा के दिया. और जिससे ये कि अभी मैंने उनका इनॉग्रेल जो है फॉर्मल तो नहीं हुआ, लेकिन मैं खुद गया था. तो एक माहौल खुश था, बच्चे एक्साइटेड थे, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में ज्यादातर जो है वो गरीब बच्चे आते हैं जो अफोर्डिंग है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते. और हम फ्यूचर में चाह रहे हैं कि उनके लिए बीच टेनिस भी कराएं. बीच टेनिस, इट्स अ न्यू थिंग. व्हाट इज इट? यस, देखें, इसमें बीच गेम्स होती हैं, और बीच पे जितनी गेम्स होंगी, और बीच पे जो है वो ओलंपिक्स भी होती है बीच की. तो हमारे डॉल्मेन के पीछे हमारे जो खालिद रहमानी साहब हैं, वो भी रोटेरियन है. ठीक है. और वो टेनिस के भी हैं, तो वो कराते हैं बीच टेनिस. तो ये डॉल्मेन के पीछे की तरफ होती है. और अभी आपको हम इनवाइट भी करेंगे कि मनोड़ा पे होनी है. अच्छा. ठीक है. तो जो बीच के जो सैंड होता है ना, वो उस पे होती है. अच्छा, ये जो बीच टेनिस है, इट्स नॉट एग्जैक्टली टेनिस, बॉल से ही होती है, इसके रैकेट अलग होते हैं. तो बीच टेनिस का एरिया जो होता है वो एक्चुअल टेनिस की जितनी जगह है ना, वहाँ पे 2 कोर्ट बन सकते हैं एट अ टाइम. ठीक है. मतलब इतनी प्लेस वहाँ पे होती है. हाँ, तो ये मतलब बैडमिंटन के हॉल, एरिया जो प्लेइंग एरिया है ना, उतना ही तकरीबन होता है. और ये खेला भी बैडमिंटन की तरह जाता है. ठीक है ना. क्योंकि डायरेक्ट खेला जाता है, टप्पा नहीं खाती. बिल्कुल. वैसे टेनिस जो होती है उसमें टप्पा खाती है. बिल्कुल ऐसे, क्योंकि उसका टेबल होता है. इसमें टेबल नहीं होता है. इसमें आपने एक बैनर लगाया होता है. व्हाट वी कॉल दैट? टेबल टेनिस इज डिफरेंट. हाँ, तो टेबल टेनिस इज डिफरेंट, व्हिच इज प्लेड ऑन टेबल. लॉन टेनिस इज डिफरेंट. ओके. ठीक है ना. जो हम व्हाट विल कॉल अबाउट इट, मतलब इसको क्या बोला है? लॉन टेनिस जो होती है वो उस पे होती है, उसका प्लेइंग एरिया बड़ा होता है, सरफेस उसका इतना बड़ा होता है जो तकरीबन बास्केटबॉल और फुटसॉल. ओके. अब आप फुटसॉल जो है वो मिनी फुटबॉल है. ओके. राइट. तो ये मल्टीपर्पज, आपने जमजमा पे अगर देखा हो
कभी आ जाना हो तो वहाँ पे 3 टेनिस कोर्ट्स बने हुए हैं, ठीक है ना, वो जंगले में बने हुए हैं, वो काफी बड़े होते हैं, मतलब वो तकरीबन जो है वो 1000 स्क्वायर यार्ड से बड़ा होता है एरिया, ठीक है। टेबल टेनिस इज डिफरेंट, ठीक है ना, टेबल टेनिस उसके लिए एक रूम के अंदर आप टेबल रख के टेबल रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें भी बड़ी जिद्दत आ गई है। हम लोग जर्मनी गए थे रोटरी के कन्वेंशन में, तो तकरीबन इससे थोड़ा सी बड़ी टेबल, क्योंकि रिसेप्शन पे बड़ी जगह नहीं थी, तो उन्होंने उस पे छोटे रैकेट रखे हुए थे कि अगर आप खेलना चाहें तो वो आप अपने घरों पे भी रख सकते हैं। तो बीच टेनिस, बीच वॉलीबॉल होती है और दूसरी गेम्स भी होती है, तो इसलिए कि आप जब बीच पे जाएं तो वहां पे भी स्पोर्ट्स खेलें। तो जी बात हो रही थी कि जहां भी जाएं आप स्पोर्ट्स खेलें। आप ये चाहते हैं कि अगर किसी भी जगह पे जाते हैं लोग तो वो दूसरी एक्टिविटीज ना करें, वो सिर्फ स्पोर्ट्स खेलें ताकि वो हेल्दी रहें। बिल्कुल, ये क्योंकि ये हेल्दी लाइफस्टाइल का जो है ना वो है कि आप कंपोनेंट है कि अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आप हेल्दी रहते और हैं, हेल्दी डाइट भी रखे हैं और घूमना फिरना, और ये सारी चीजें जो है वो आपने डेवलप की जो है। मेरी समझ में जो आते हैं कंपोनेंट्स, वो यही है कि आपकी एक सोशलाइजेशन हो जहाँ पे आप गुफ्तगू कर सकें, अपना वॉल्केनो निकाल सकें, फिर स्पोर्ट्स खेलें। और जो है स्पोर्ट्स में ये है कि अगर आपको जो पूरी बॉडी के जो सेल्स हैं ना वो आपको हेल्दी रखते हैं, आप एक्टिव रहते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं मोमिना बताता चलूँ कि बीच टेनिस का आगाज़ तो खालिद रहमानी की मेहरबानी है, और हमारे हैदराबाद में भी उन्होंने 2-3 वो किए, वो मैंने किए थे। जामशोरो में लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी में मैंने सैंड डलवा के करवाए थे, और अभी नज़दीकी में तकरीबन दिसंबर में मैंने जो है यहाँ पे करवाया था जामशोरो रिवर इंडस ब्रिज के करीब। तो पूरे पाकिस्तान से लोग आए थे। अच्छा, इसमें ये क्या स्पेशली इनकी किट होती है, क्या होता है इसमें? पूरी किट आती है जर्मनी से। ओके, तो इट्स एक्सपेंसिव। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ओके। और वो उसमें मगर ये कि उसमें ये फ़ायदा है कि उसमें एक किट में 4 रैकेट्स होते हैं, बॉल्स होती हैं तकरीबन 6-7, और वो नेट होता है जो आप जाके फिक्स करते हैं। बिल्कुल, ठीक है ना। तो आप जीप में डाल दें, चले गए बीच पे, वहां पे आपने प्लेस कर दिया, वही वॉलीबॉल का सिलसिला है। तो उसमें ये है कि अगर बुजुर्ग बैठे हुए चाय पी रहे हैं तो बच्चे खेल रहे हैं, तो एक एनर्जी भी उसी अच्छी चीज में कहा जा सकता है कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाह रहे हैं जो लोग अपनी जिंदगियों में जरूर शामिल करें, अच्छी ग़िज़ा खाएं और खेल कूद में जरूर जो है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो एक्टिविटीज जो है वो खत्म हो गई, बिल्कुल हो गई हैं। फिजिकल एक्टिविटीज बिल्कुल जीरो हो चुकी हुई हैं। हमारे बच्चे बैठ के गेम्स खेलते रहते हैं, स्कूल्स में इस तरह की एक्टिविटीज नहीं ना होने के बराबर है, बहुत कम स्कूल्स में, बहुत कम। इसीलिए आपका ये एक मंशूर कह लें कि आप चाहते हैं कि सब हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं। और इसी बात के साथ हमारे शो का जो वक्त है वो ख़त्म होने को आया है, लेकिन मेरे रैपिड फायर के जो सवाल है वो रह गए हैं। माशाल्लाह से बातों बातों में हमें पता ही नहीं चला और बड़ा अच्छा शो गया। मुझे ये बताएं, बीचेस और माउंटेन्स, व्हाट डू यू लाइक? माउंटेन्स। ओके, व्हाट्स योर फेवरेट मील? दाल चावल। You prefer texting or calling on phone? Texting and calling, both. ये पहला हमारा गेस्ट है जो कहता है दोनों। Okay, who's last person you call? शहजादा। Okay, what is the first thing as soon as you wake up? अल्लाह का नाम। Okay, 3 things you cannot live without. पानी, हवा, मोहब्बत। ओके, शुक्र है स्पोर्ट्स का नाम नहीं लिया इन्होंने। ओके, इफ यू हैव 24 hours in one place, which place it would be? 24 hours, Lake District, UK. Wow. Okay, your favorite vacation place? Country Club Apartments, इस्लामाबाद। वाओ, यहाँ पर हमारी तरफ से आपको मिलता है हमारी तरफ से एक अगला सवाल। तो मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह से स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो हेल्दी रहें, अच्छा खाएं, खेल कूद में बच्चे ही नहीं, आप चाह रहे हैं कि बड़े भी पार्टिसिपेट करें। बिल्कुल। तो बड़े किस हद तक पार्टिसिपेट करते हैं आपके साथ?
देखें, करते नहीं है लेकिन करना चाहिए। इसमें मैं एक चीज़, अगर हमारे पास है तो मैं थोड़ा सा जल्दी से बता दूं कि किसी ज़माने में हैदराबाद जिमखाना में 4 स्पोर्ट्स उसके स्क्वॉश कोर्ट थे और हमारे पास तकरीबन 70 प्लेयर्स थे। इस वक्त हमारे पास 6 स्क्वॉश कोर्ट हैं, मेंबर्स भी बढ़ गए हैं लेकिन खेलने वाले 25 भी नहीं। और ये एक बहुत ही गलत बच्चे सिर्फ स्क्वॉश और क्रिकेट जो है वो मोबाइल पे खेल रहे हैं। यहाँ पे तो लूडो भी फोन पे खेलना शुरू हो गए हैं, चेस खेल रहे हैं। एनीवेज, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। जाते जाते हमारी यूथ को, हमारी यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेहनत करें और बिल्कुल जो है करप्ट एलिमेंट से दूर रहें, सिफारिश से दूर रहें, और जो भी मौका मिले तो अपने माँ बाप का ख्याल रखें, टीचर्स का ख्याल रखें, और यू शुड बी अ गुड सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट सर। सेम यार, और मैं थैंक्स करना चाहूँगा आपका और विनस चैनल का जिन्होंने मुझे मदद किया। बहुत शुक्रिया। सेम है। और वीयर्स, मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले शो में एक नए गेस्ट के साथ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।